हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 22। इससे पहले 21 भाग आ चुके थे, 22वां भाग है। और कल मैंने इसके बदले आपको मॉडल पेपर दिया था, तो वहाँ पर एक का कमेंट यह आया था कि आपने एक भी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा, एक्सप्लेन करने के लिए यह सीरीज हमारी चलाई जा रही है, वहाँ पर सिर्फ मॉडल पेपर होंगे। और दोस्तों, मेरी यह आदत नहीं है कि मैं आपके लिए एक वीडियो पर 1 घंटा लगा दूँ। मात्र 10 से 15 मिनट बहुत हैं, क्योंकि समय सबसे बलवान है। तो इसलिए ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज आएंगी उस पर फालतू बातें ना करके ये वाली सीरीज पर हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो लोग कमेंट करते कि आपका टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पर जाएं, या मेरे यूट्यूब के अबाउट पर आए तो वहाँ पर मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सब दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना तो इंस्टाग्राम मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला प्रश्न है कि एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की पहली पुस्तक कौन सी थी। तो आप लोग फटाफट कमेंट करें, जितने भी लोग लाइव हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों वह है ए, जंगल स्टोरीज। बहुत जल्दी आपके पास एक पूरी जिम कॉर्बेट वीडियो आने वाली है, साथ बनाए रखें, देखना पूरी उसको। व्याख्या है कि जन्म इनका 25 जुलाई 1875 नैनीताल में होता है। बात हो रही किसकी, जिम कॉर्बेट की। और इनकी जो पहली पुस्तक दोस्तों वो थी जंगल स्टोरीज, जो कि दोस्तों 1935 में छपी थी। और इसका जो हमारा मेन मकसद था उसमें क्या था, जंगल की कहानियों को दर्शाया गया था। और उसके बाद दोस्तों इसी किताब का फिर से एक शीर्षक के रूप में इसको दुनिया के सामने लाया गया। और जब इसका शीर्षक के रूप में इसका अनुवाद किया गया तो दोस्तों इसका नाम रखा गया मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। दोस्तों ये बात होती है 1944 की। दूसरी इनकी पुस्तक होती है रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ। बहुत से लोगों को अपना निवाला बना चुका था तेंदुआ, तो उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी है इन्हें, और ये लिखी दोस्तों 1948 में। तीसरी पुस्तक है माई इंडिया। यह दोस्तों पुस्तक थी 1952 में इनके द्वारा लिखी गई थी। और यह दोस्तों भारत के गरीबों को समर्पित इनकी पुस्तक है। और इसमें इन्होंने उत्तराखंड के या भारत के रीति रिवाजों को बहुत अच्छे तरह ने विस्तार से इसमें विसर्जित किया हुआ है। चौथी पुस्तक है जंगल लोर, जो दोस्तों उन्होंने 1953 1953 में उन्होंने यह पुस्तक निकाली थी अपनी। और यह पुस्तक दोस्तों इन्होंने अपनी बहन को समर्पित की थी। और बहन का नाम था मार्गरेट विनफ्रेंड कॉर्बेट, और जिनको प्यार से क्या मैगी बुलाते थे, क्योंकि नैनीताल में अपनी बहन के साथ ही रहा करते थे। तो इनको यह पुस्तक क्या उन्होंने समर्पित करी थी। पांचवी पुस्तक है टेम्पल टाइगर्स एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। यह पुस्तक दोस्तों 1954 में इनके द्वारा निकाली गई थी। और छठी पुस्तक थी दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है छठी पुस्तक, क्योंकि शायद इनकी अंतिम पुस्तक हो सकती है, मुझे जहाँ पर लगता है। तो छठी पुस्तक थी ट्री ट्रॉप्स। यह दोस्तों इनके मरणोपरांत प्रकाशित की जाती है, और यह बात होती है 1955 की। अब बात थोड़ा सा करते हैं कि पुस्तक लिखी थी 1955 में और मरणोपरांत प्रकाशित की जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यह पुस्तक दोस्तों अफ्रीकीय परिवेश वाली एकमात्र पुस्तक है जिसमें अफ्रीका की समृद्ध जैव विविधता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों यह हमारी 6 पुस्तकें हैं जिम कॉर्बेट की। एक जिम कॉर्बेट पर म्यूजियम पर आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है, तो बाकी उसको देखना पूरी। आप लोग देखते हैं कितने दिन में वह पूरी तैयार होती है। तो चलो अब दूसरा प्रश्न। चंपावत व लोहाघाट को सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन किसने माना। तो इसका सही आंसर दोस्तों वह है पी बैरन। दोस्तों वही पी बैरन जिन्होंने हमारे नैनीताल की खोज की थी। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नैनीताल की खोज करने से पहले ही दोस्तों खोज हो चुकी थी, वो की थी विलियम ट्रेल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा के, क्योंकि ट्रेन ने छकाता में झीलों की खोज की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। उसका जानते हैं व्याख्या। चंपावत व लोहाघाट को सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन पी बैरन ने माना था।
पी बैरन ने नैनीताल की खोज 1841 में की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरसिंह थौदार को धमकी देकर ऐसा ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है कि उसको ताल के बीच में लेकर डराता है, धमकाता है, वो तो चलो एक कहानी है। हमें महत्वपूर्ण क्या जानना है कि खोज कब हुई। उसके बाद नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ दोस्तों लूसिंग गठन के समय। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों कि जो नैनीताल का नगरीकरण होता है वो लूसिंग गठन के समय में होता है। और लेकिन नैनीताल को जो लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है दोस्तों, वो देता है कौन, हमारा बेटन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। और दोस्तों दो प्रश्न और कि नैनीताल थाने की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1843 में। और नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये बात होती है 1902 1903 में। ये दोनों प्रश्न मैं कम्युनिटी बॉक्स में आपसे पूछ चुका हूँ। तीसरा प्रश्न है राज्य में पिटकुल की स्थापना कब हुई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिटकुल की स्थापना कब हुई, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा वो है ए 1 जून 2004। तो अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, पिटकुल और साथ में यूपीसीएल की स्थापना दोस्तों वो होती है 1 जून 2004 में। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत दोस्तों होती है 1 अप्रैल 2005 में। हमारी तो आदत ही है ना कि भाई एक पर बात करो सभी पर बात कर लेंगे। तो उसके बाद वंदे मातरम योजना शुरू होती है हमारे दोस्तों, उसके बाद नहीं पहले हो जाती है। तो यह बात होती है 9 फरवरी 2004। यह कितने में एग्जाम पूछा भी गया है। उत्तराखंड युवा नीति शुभारंभ होती है दोस्तों 5 सितंबर 2011 में। उत्तराखंड खेल नीति दोस्तों शुरू होती है 16 जनवरी 2006 में। और अटल आदर्श योजना दोस्तों शुरू होती है 9 नवंबर 2009 में। और अटल आवास योजना शुरू होती है दोस्तों मार्च 2009 में। उसका दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अटल खाद्यान्न योजना यह शुरू होती है दोस्तों 11 फरवरी 2011 में। और शायद यही एग्जाम एक बार पूछा भी गया है। उसका दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है कि सबला योजना, तो 19 नवंबर 2011 में। अब चौथा प्रश्न है कि टिहरी का पहला बंदोबस्त कब हुआ, तो फटाफट कमेंट करें आप लोग, पता है आप लोगों को कब हुआ और किसके समय पर हुआ, ये भी साथ में कमेंट करें। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है दोस्तों वह है डी 1823 में। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। पहला बंदोबस्त दोस्तों होता है कब, सुदर्शन शाह के समय, वो बात होती है 1823 की। और दूसरा बंदोबस्त होता दोस्तों टिहरी के बंदोबस्त की बात चल रही है अभी। हाँ अभी सोचे ना क्या चल रहा करके, तो टिहरी का बंदोबस्त दोस्तों दूसरा हुआ था 1860 में भवानी शाह के समय। और तीसरा बंदोबस्त हुआ था 1873 में, वो हुआ था प्रताप शाह के समय। चौथा बंदोबस्त हुआ दोस्तों 1903 में कीर्ति शाह के समय। और पांचवा और टिहरी का अंतिम जो बंदोबस्त होता है दोस्तों वो होता है 1924 में नरेंद्र शाह के समय। तो ध्यान रखना आपने, पहला बंदोबस्त और अंतिम बंदोबस्त। पांचवा प्रश्न है रामशिला मंदिर समूह का निर्माण किस चंद राजा ने किया था। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वह है ए रुद्रचंद ने। अगर दोस्तों रुद्रचंद ऑप्शन ना हो तो आपको कहीं पर रूपचंद भी देखने को मिल सकता है। तो इसका व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या क्या कुछ और भी जान लेंगे। रामशिला मंदिर समूह दोस्तों समूह, ठीक है, समूह कहाँ, इसकी स्थापना जो की थी रुद्रचंद ने की थी। और नंदा देवी की स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में ज्ञान चंद ने की थी। और नवदुर्गा महेश मर्दिनी लकुली से नटराज मंदिर की स्थापना इष्टगण ने की थी। और बागनाथ मंदिर की स्थापना दोस्तों लक्ष्मी चंद ने 1602 में की थी। पता नहीं कितनी बार मैं अपनी इस सीरीज में उसको बता चुका हूँ। और बैजनाथ मंदिर की स्थापना दोस्तों वो भूदेव द्वारा की गई थी। छठा प्रश्न है कि हिमालय हाट मेला किस जिले में लगता है। तो फटाफट आप लोग आंसर करें। हिमालय हाट मेला, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा वो है डी नैनीताल में। जान लेते हैं नैनीताल के कुछ प्रमुख मेले। नैनीताल में के कुछ प्रमुख मेले दोस्तों जैसे कि जिया रानी मेला, चित्रशिला मेला, यह दोनों लगता है हमारे कहाँ रानी बाग गौला नदी के तट पर। उसके बाद नंद सतसी मेला यह लगता है हमारे में नैनीताल में। और हिमालय हाट मेला दोस्तों यह लगता है कहाँ पर सतौली में। और बसंत पंचमी मेला लगता है दोस्तों हमारे कहाँ रामनगर में। और दोस्तों इसी बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ कपाट खुलने की घोषणा होती है। और अगला है कि हरियाली मेला यह लगता है भीमताल में। और कुछ और प्रमुख मेले कोटा पहाड़ मेला और सीतावनी मेला दोस्तों यह लगता है हमारे कहाँ पर सीतावनी में। सातवां प्रश्न है कि
पंचबद्री में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है, ध्यान देना आपने। तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है दोस्तों, वह है बी केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ पंच केदारों में आता है, पंचबद्री में नहीं आता है। थोड़ा जान लेते हैं व्याख्या। पंचबद्री दोस्तों, शॉर्ट बात करूँगा, पहली बद्री नहीं, पंचबद्री में पहला हमारा कौन सा? बद्रीनाथ, क्योंकि पहली बद्री जो प्रथम हमारी बद्री होती है दोस्तों, वह हमारी इधर कौन सा? वृद्ध बद्री। ठीक, तो पहला पढ़ लेते हैं कि बद्रीनाथ, इसको विशाल बद्री, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम कहा गया है, क्योंकि बद्रीनाथ नर नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है। और जान लेते हैं कि समुद्र तल से हमारी इसकी ऊंचाई है 3133 मीटर, क्योंकि जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों धामों में एक महत्वपूर्ण हमारा धाम है। बात करते हैं कि मंदिर खुलने की घोषणा, तो पहले बता दिया मैंने कि बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की घोषणा होती है। अगला बद्री हमारा आदि बद्री दोस्तों, यह हमारे कहाँ है? कर्णप्रयाग के पास स्थित है, और जहाँ हमें 16 मंदिर समूह देखने को मिलते हैं, कहाँ? आदि बद्री में। और निर्माण दोस्तों आदि बद्री का जो होता है वो गुप्त काल में देखने को हमें मिलता है, और आदि बद्री का हमें स्थानीय नाम भी देखने को मिलता है दोस्तों, वो होता है हमारा नौठा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप नोट करते रहें। और दोस्तों इस आदि बद्री मंदिर की जो रचना शैली है वह गुजरात के सोलंकी मंदिर के समान है। अगला है भविष्य बद्री। 3 बद्री हो चुके हैं, तीसरा बद्री है भविष्य बद्री। यह दोस्तों सुबेन नामक स्थान पर है। कहते हैं कि जब नर नारायण आपस में पर्वत मिल जाएंगे, जब बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा, उनके बीच में आ जाएगा, तो उसके बाद जो हमारी पूजा होगी वो हमारे इसी भविष्य बद्री में होगी, जो कि सुबेन नामक स्थान पर है, और यहाँ विष्णु के आधे भाग की पूजा होती है। चौथा प्रश्न है दोस्तों वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री को हम प्रथम बद्री या पहली बद्री बोलते हैं। शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम यहीं पर स्थापित की गई थी, और यहाँ पर पूजा अर्चना श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। पांचवा प्रश्न है कि पांचवा बद्री हमारा कि योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। दोस्तों वही पांडुकेश्वर जब शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ पर लाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी को नोट कर लें। आठवां प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम बार गणतंत्र दिवस पर झांकी कौन सी प्रदर्शित की गई थी? पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। तो इसका हमारा बिल्कुल जो सही आंसर दोस्तों वह है डी फूलदेई। चैत्र माह का हमारा पहला त्यौहार कौन सा? हमारा फूलदेई। तो जान लेते हैं कुछ व्याख्या, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 जानेंगे, जैसे कि फूलदेई कब? 2003 में, और नंदा राजजात यात्रा को 2005 में, फूलों की घाटी को 2006 में, और केदारनाथ को दोस्तों 2015 में। अगर किसी को सब के सब याद है तो जितनी भी आज तक की झांकियाँ हुई हैं तो कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों आपको याद होता है लिख के। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों सोचने की तो बात ही नहीं है कोई, तो हमारा इसका सही आंसर है क्या? हमारा सी टिहरी। तो जान लेते हैं कि जितने हमारे 100 मीटर से ऊंचाई पर स्थित बांध हैं, तो प्रमुख बांध हमारा दोस्तों टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है, और ऊंचाई की बात करें 260.5 मीटर। अगला बांध हमारा किसाऊ बांध, दूसरा सबसे ऊंचा बांध हमारा किसाऊ बांध, जो कि टॉन्स नदी पे है, और 253 मीटर की ऊंचाई पर। तीसरा हमारा है लखवाड़ बांध, जो कि दोस्तों हमारे यमुना पर है, 192 मीटर। और चौथा हमारा कोठार बांध, जो कि कोसी पर है दोस्तों, 155 मीटर। और अगला है कालागढ़ बांध दोस्तों, यह पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है, और 126 मीटर की यह ऊंचाई पर स्थित है। अगला हमारा है चंदवंश में पहला भूमि बंदोबस्त कौन करता है? आज हमारा चंदवंश का एक ये वाला राजा भी चल रहा है, बताऊंगा कौन सा राजा है अभी, और इसके बाद हमारा अगला राजा चलेगा। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इसी सीरीज में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों सबको पता है, सी रतनचंद। अब व्याख्या जान लेते हैं कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है रतनचंद के बारे में, एक आध बंदोबस्त का उल्लेख मिलता और बाकी कुछ भी नहीं है, एग्जाम में कुछ भी आने का नहीं यहाँ से। तो पहला भूमि बंदोबस्त का उल्लेख दोस्तों रतनचंद के समय हमें देखने को मिलता है, और पहला बंदोबस्त जो अधिकारी होता है हमारा वह जिंदा कैतल होता है। तो यह दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी याद रखने हैं, पहला बंदोबस्त और पहला बंदोबस्त अधिकारी।
और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि रतन चंद ने जागेश्वर की यात्रा कब की थी, या ऐसा यात्रा उल्लेख कब मिलता है, तो दोस्तों 1452 में। और यह चंद्रवंश का 36वां राजा था, जिसका कार्यकाल 1450 से लेकर 1488 तक हमें देखने को मिलता है। कल को आप पढ़ें 37वां राजा, तो वहाँ से एक प्रश्न बनेगा, बाकी देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। तो दोस्तों बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।